आप सबको मेरा नमस्ते। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो संविधान के ऊपर बात करने के बाद और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पंथ निरपेक्ष को लेकर कि भारत में पंथ निरपेक्षवाद की अपने आप में एक अनूठी यूनिक अपने आप में एक विशेषता है, उसके बारे में हमने बात की। अब अपने अगले अध्याय यानी अध्याय 3 पर आज हम बात करेंगे। उसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए, यानी इसे इंग्लिश में वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट कह सकते हैं हम। तो इकाई 2 पे आप लोग एक जो पिक्चर है उसे आप देख सकते हैं। उस तस्वीर में आपको एक चुनाव के जो रिजल्ट है उसके बारे में बताया गया है कि लोकसभा के किस राज्य में कितनी सीटें हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। आप देख सकते हैं पीएसपी अलग पार्टी, कम्युनिस्ट को कितनी सीटें मिली। इस तरह से ऐसे अब देखिए वो पहले का टाइम था और देखिए अभी भी कुछ ज़्यादा तकनीक की वजह से चीज़ें बदली हैं, लेकिन देखिए ऐसे ही होता था। और अभी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आप न्यूज़ों पे देखेंगे जब रिजल्ट आते हैं तो आप सब भी लगातार कोई इतने वोटों से आगे, किसी पार्टी को इतनी सीटें मिली, चाहे दिल्ली का हो, आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, कई बार ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें आज तो इस अध्याय के माध्यम से आप चीज़ों को समझेंगे ज़रूर, मुझे उम्मीद है। बस आप ध्यान से और अपना इंटरेस्ट बनाए रखें यहाँ पर और साथ साथ चलें। तो चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 30 पर आते हैं। अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। तो देखिए जो हम कहते हैं, देखिए हमने पता है लोकतंत्र का सीधा मतलब है कि वहाँ पे अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, हम चुनते हैं। इलेक्शन के माध्यम से आप सब लोग वोट देते हैं, हम 18 के ऊपर वाले जो हैं अभी फिलहाल, तो उस माध्यम से। और ये एक खास पहचान है इस पार्लियामेंट्री, इस डेमोक्रेसी की, जो हम जो चुनते हैं चुनाव की, जो हमें आज़ादी है। तो आपको पता है कि ये चुन के कहाँ जाते हैं लोग। आपको पता है कि संसद के बारे में आपने विधानसभा भी चुना होगा, लगातार इलेक्शन होते हैं। आप अभी धैर्य रखें, धीरे धीरे हम और जानेंगे इसके बारे में। तो अभी संसद को तो आप कम से कम सुने होंगे, पार्लियामेंट, एमपी सुने होंगे, है ना, सांसद इन्हें हिंदी में बोलते हैं। ये सब जैसे चलते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं ये पार्लियामेंटेरियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। और ये संसद इसका इंग्लिश वर्ड पार्लियामेंट है। चलिए आगे। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों की निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। तो देखिए सहभागिता है, जो ऊपर वर्ड है पार्टिसिपेशन से हम कहते हैं, उसमें लोगों का कितना महत्व है। लोग ही तो हैं जो ये सब बनाते हैं, लोगों के लिए ही है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसे हम लोकतांत्रिक सरकार हिंदी में कहेंगे, इसका चलना सब जो इसका संचालन ये सब इसके लिए जनता ही है। अगर जनता ना रहे तो मुझे लगता है अपने आप में, और आपको भी पता है, कोई इसका महत्व है नहीं। किसके लिए है ये? जनता के लिए अपने आप में। तो निर्णय जो भी लिए जाते हैं उसमें कितना ज़रूरी होता है सिटीजन्स। देखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लोग रहते हैं उन्हें सिटीजन्स कहते हैं, ना कि प्रजा कहते हैं। सिटीजन्स हिंदी में बोलते हैं नागरिक, और प्रजा सब्जेक्ट इंग्लिश वर्ड है इसके लिए। वो राजाओं के राज में रहा करता था, वहाँ पे राजा जिम्मेदार नहीं होते थे कुछ भी करने के लिए। लेकिन लोकतंत्र में आपको बताना पड़ेगा कि साहब आपने किया तो क्यों किया, क्योंकि आपको हमने ही भेजा है, आपकी ताकत हमसे है, हमने ही आपको चुना है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। प्रतीक यानी सिंबल है एक तरह का। आपको ये पता है किस चीज़ के लिए होता है ना, कि हम देखते हैं तो ये हमारा, इसे देखिए नीचे आप देखेंगे संसद की तस्वीर भी देखिए, नीचे आपको एक पिक्चर में बताया भी गया है। आप देखेंगे लोग ही दिख रहे हैं, लोग ही इनको उठाए हुए हैं। देखिए सब ऊपर की जो जितनी है, और लोग ही तो इनको चलाते हैं भाई वास्तविक रूप से। लेकिन देखिए सच्चाई कुछ और है, ये भी हम जानते हैं। ये तो हम थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, आपको भी आएगा कि आप बोल तो दे रहे इतनी अच्छी बात है, लेकिन हकीकत में क्या है। तो मैं आपको ये निराश नहीं करूँगा कि हाँ ये भी एक हकीकत है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। और उम्मीद क्या की गई थी संविधान में या संविधान निर्माताओं ने, और जो दूरदृष्टा थे, जो कायदे के सोचे हुए थे, नेहरू जी ने, अम्बेडकर जी ने, जैसे लोगों ने हम सोचा था, हकीकत में किस हद तक हम आ पाए, और वास्तव में जो लोकतंत्र जनता का था वो कितना जनता का हो पाया है।
जो देखिए इसमें सरकार पर अंकुश रखने वाली बात आई, आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा है हम कहाँ कंट्रोल करते हैं डायरेक्ट, उल्टा हम तो डर में जीते हैं, हम कैसे अंकुश रखते हैं। देखिए कई प्रोसेस है, इसके बारे में हम जानेंगे कि आपका तरीका क्या है। हालांकि ये भी अपने आप में कड़वी सच्चाई है कि हो नहीं पा रहा है हकीकत में, लेकिन यकीन सैद्धांतिक रूप से यानी कि जो लिखी गई बात है उसमें ये उम्मीद की गई है। और कायदे के नेता, अच्छी मंशा वाले, इंटेंशन वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, वो लोग इस पर ध्यान भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 31 पर और बातें, जो शीर्षक है लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। जैसा कि जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। देखिए हर एक धर्म से थे, जाति से लोग थे और सबने अपनी अपनी तरह से भूमिका निभाई थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। आगे वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। यानी देखिए जब हम चाहते थे आज़ादी का बिगुल बज रहा था और सब लोगों ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिया था, तो सबने सोचा था कि इस तरह की व्यवस्था हो जाए, हम आज़ाद रहें, सब बराबर रहें, निर्णय प्रक्रिया में सब लोगों का हिस्सेदारी हो, यानी कि अपने अपने फ़ायदे के लिए जो चुन के जाते हैं वो लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से मनमानी ना कर बैठे। तो जनता की भी ऐसी व्यवस्था हो कि जनता की बात सुनी जाए और जनता मुख्य हिस्सा रहे, जिसके लिए है वास्तव में पूरी गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सिविल टिकी है, आपको बताया गया। चलिए आगे। औपनिवेशिक शासन के तहत, यानी जब अंग्रेजों के गुलाम थे हम, कॉलोनियल पीरियड तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। और देखिए इसी की पीढ़ी, आपको पता है पुलिस से बहुत डरते हैं, आपको भी पता है कई देशों में तो फ्रेंडली है, जापान जैसे देशों में फ्रेंडली पुलिस है। हमारे एक सर बता रहे थे कि वहाँ एक ऐसी व्यवस्था भी रही कि टॉफ़ी बांटते हुए पुलिस को मिल जाएगी, मेरी बड़ी बात नहीं होगी, कोई है नहीं कैदी होगा तो आप क्या करेंगे बताइए। किसी देश में ऐसा भी रहा है, जापान जैसे देशों में इतनी अच्छी व्यवस्था तो बन सकती है, ऐसा कल्चर होता है देश का, देखिए अपने आप में ना। लेकिन वो एक अपने यहाँ देश में जहाँ गुलाम रहा अपना भारत देश, वहाँ पे पुलिस से कितना डर है, शासन से, और वही डरते रहते आज देखिए, आज आपको देखते हैं कितना डर के साथ रहते हैं। और अपने आप पुलिस व्यवस्था भी अपने आप में कितना पेश आती है डर के साथ हमको। और आज भी देखिए पुलिस का नाम सुन के जैसे सुनते हैं तो कितना डर जाते हैं। बचपन से हमें डर लगने लगता है पुलिस की वर्दी के साथ। सर डरना सिखाना मतलब ना कि फ्रेंडली हमारी सहायता के लिए, तो हम भूल ही गए ज़्यादातर जने, लेकिन ऐसा है नहीं। आप चीज़ों को इसलिए जानेंगे जितना सेंसिटिव होंगे, देखिए आपको लगेगा ये आप ही के लिए, और आप अपने अधिकार जानेंगे तो सब डर खत्म हो जाएगा आपका भी। चलिए आगे। तो देखिए उस दौरान अंग्रेजों काल में है ना, ये काफ़ी संघर्ष किया लोगों ने। आगे देखते हैं हम। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। आपको जेल में ठूस देते थे, कई सारे फांसी दे देते, बिल्कुल देर नहीं लगाते थे, महीने भर में फांसी दे देते थे तो अंग्रेज। तो ऐसी ऐसी पीड़ा दी थी हमारे लोगों को, ऐसा दुख दिया था उन्होंने। आगे स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। आज़ादी के बाद वाकई हमारे पास आज़ादी आई तो चीज़ें ऐसी नहीं रही। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। आंदोलन हुआ तो बहुत भारी संख्या में लोग आने लगे, तो अब ये स्थिति नहीं रही, अब डरने लगे ब्रिटिश, अब खुलकर आलोचना होने लगी। आगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ और, प्रश्न भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ये लोग आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये अपने देश के लोग थे और कभी कभी पहले तो इसे वकीलों की पार्टी भी कहा जाता था। यही आज की कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी, इसका पूरा नाम यही है और बहुत पुरानी पार्टी है ये। देखें उस वक्त मांग रही थी इन्होंने स्थापना के समय कि हमें भी चुन के आने का ये हक दिया जाए और बजट पर चर्चा जो बन रही है, कहाँ कितने रुपये पैसे खर्च होंगे, प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारा ही देश है, कम से कम देखिए शुरुआत थी और वहाँ से स्टार्ट होते होते आज देखिए आज़ादी मिली और आज स्थिति क्या है। बिल्कुल आगे बढ़े तो हम, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं बढ़े। चलिए आगे। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, 1909 में बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। 1909 में एक व्यवस्था आई, ये बना। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई आए थे, 1935 का भी एक। तो आप देखिए खास क्यों था 1909 वाला, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था यहाँ मंजूर की गई थी।
हालांकि ऑल्दो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। ये लगातार आंदोलन हो रहे थे, प्रेशर पड़ रहा था, तो ये करना था उन्हें, तो ये शुरुआत थी। आगे देखें, लेकिन इनमें भी सभी वयस्क को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग इन निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो इन्हीं कुछ खास लोगों को ही यहाँ दिया गया था, जो तबके के ऊंचे तबके के हों, समाज के धन्ना सेठ हों, ऐसे लोगों को यहाँ पे वो दिया गया था। सबको, आम नागरिकों को जैसे आज़ादी के बाद हमको मिला, सबको नहीं मिला था उसको। चलिए आगे देखें। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक प्रशासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। सब में ये कैपेसिटी है इस तरह की, तो ये मान के चले थे। आगे, स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है, नहीं, मनमानी नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान रखा गया। चलिए आगे। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। अब सेंसिटिव होंगे। अब नए संविधान के साथ प्रावधान किए गए, प्रोविजंस थे, ऐसा ही नहीं होगा अब सब कुछ। चलिए अब राइट साइड, दाएं साइड देखेंगे। ऊपर प्रश्न है, पिछले पन्ने पर दी गई संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए तस्वीर हम देख सकते हैं संसद की। तो देखिए ऊपर भी जैसा मैंने बताया था आपको कि लोगों से ही चलती है संसद, तो तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग होते हैं, हर धर्म के होते हैं, और उन लोगों ने इसको संभाल रखा है। हम लोग देखेंगे ध्यान से तो। और देखिए कैसे ये लोग करते हैं संसद में, कैसे लोग जाते हैं अपने वोट के जरिए। लोग प्रतिनिधि अपने चुनते हैं, जो 18 से ऊपर होते हैं वो लोग वोट देने का अधिकार है, वो लोग चुनते हैं, और वो सभी लोग इस बिल्डिंग को संभाले हुए हैं। उस तरह से दिखाया गया, आप देखेंगे ध्यान से तो, और उस तरह से एक सिंबॉलिक रूप में बताया गया है ये, और इसे संविधान ने आपको बताया ये प्रावधान किए हैं। देखिए इसी तरह हम नीचे की एक तस्वीर भी देख सकते हैं। एक बुजुर्ग जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो बैठे हैं, और देखिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, वो क्या आप देख रहे हैं ऊपर, वो जो पोस्टर है आप देखेंगे ऐसे गांव में लगे होते हैं, ग्रामीण इलाकों में, शहरों में भी माफ़ कीजिए लगे होते हैं ये। हम बटन दबाएं वोट डालें, इस तरीके से ऐसे कई ऐसे प्रचार आपको मिल जाएंगे, इसके बारे में पता रखा होता है। नीचे देखें, इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, देखिए EVM मशीन आपने सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म यही होता है। एक बार आप ध्यान से ये सुन लें ताकि आपको दिक्कत कभी ना हो इसका फुल फॉर्म बताने में। ये प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम 1 नंबर में, कभी जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, के इस्तेमाल को EVM जो कोष्टक में ब्रैकेट में दिया है EVM के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनावों में पहली बार, तो ये भी अच्छा प्रश्न है कि कौन से चुनाव में, आम चुनाव में ये पूरी तरह इस्तेमाल किया गया। तो देखिए उत्तर है इस तरह से, 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में EVM का इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में EVM के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। देखिए पर्यावरण की सुरक्षा भी आप उम्मीद कर सकते हैं। 1,50,000 पेड़ बचे, पर्ची पे होता था, मोहर मार के वो लोग फिर डालते थे बॉक्स के अंदर। पहले ये थी व्यवस्था। कुछ फिल्मों में आप देखिए, पुरानी फिल्मों में इस तरह से, अपने पापा मम्मी से पूछ सकते हो कौन सी फिल्म में इस तरह का दिया हुआ है। और लूटमारी भी होती थी पहले, अब ये धीरे धीरे कम हुई, देखिए आने के बाद से और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होने लगी। तो आगे पढ़ते हैं अब, स्वतंत्रता। चलिए अब अगले नंबर, पेज नंबर 32 पर आते हैं। संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं, है ना, ड्रीम्स और एस्पिरेशंस ने जो थे वो स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। देखिए ये इनकी बातें हमारी संविधान में इसको किया गया कि असल में चाहते क्या थे हम, हमारे सपने क्या थे, हम किस तरह की चीज़ मांगते हैं, इच्छा क्या है और कैसी उम्मीद करते हैं हम आने वाले देश की, वो सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई। आगे देखें, इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंग्लिश में बोलेंगे, 18 से सभी जो ऊपर वाले हैं सबको ये जो अधिकार मिलता है वोट डालने का, उसको ही बोलते हैं। आगे देखें, इस संविधान ने ये जो है मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया, इस प्रिंसिपल को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। 1 नंबर में कहीं आपसे पूछ लेता है और रटने की जरूरत है नहीं, आप बात को समझ गए। वयस्क यानी कि जो 18 से ऊपर है, अब बात समझ गए आप, देश के सभी वयस्क को
वॉइस का थोड़ा वर्ड थोड़ा टफ सा लग रहा है, आप वॉइस का मतलब समझ गए, बाकी आप बता सकते हैं वर्ड को कौन होता है ये अडल्ट्रेट जज क्या होता है। चलिए अगला शीर्षक नीचे देखें, लोग और उनके प्रतिनिधि। तो साथ साथ समझते चले जाए और इन्जॉय करें इसको। आप रिकॉर्डिंग है तो आप ऐसी बात नहीं कि एक बार में पूरा रिकॉर्डिंग ही सुने, बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग हो जाता है, 2-2.5 घंटे का भी हो सकता है पूरा पार्ट। तो आप ऐसा करें बीच बीच में रोक के आप थोड़ा रेस्ट लेते रहें, चाय वाय पीते रहें, कुछ और भी चीज़ें एक्टिविटी करते रहें, बोर ना हो, क्योंकि चीज़ें टफ आती हैं तो कई बार ऐसा मन हट जाता है। तो आप गैप ले लेकर आराम से कर सकते हैं, एक बार में ज़रूरत नहीं है। सब अच्छा लगे तो आप जिस तरह से कर सकते हैं, रुचि बन रही है तो ऐसा आपको बता दिया। खैर चलिए आगे, लोग और उनके प्रतिनिधि हम इससे पर देखते हैं शीर्षक नीचे। सहमति यानी एग्रीमेंट का विचार, कंसेंट हम इन्हें कह सकते हैं, यहाँ पर कंसेंट जो वर्ड है का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है, ये फाउंडेशन है, बेस एक तरह का। सहमति जो है, सहमति का मतलब है कि चाह, स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस, और लोगों की हिस्सेदारी। तो यहाँ पे स्वीकृति का मतलब थोड़ा सा देखते हैं हम। देखिए यहाँ जो स्वीकृति वर्ड है उसके लिए अंग्रेजी शब्द अप्रूवल चलता है, APPROVAL, अप्रूवल। तो ये जानते क्या है अप्रूवल? किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। ये कोई चीज़ हम करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का कोई नया व्यवस्था या कि ऐसा हो, देखिए ज़्यादा दूर ना जाते हुए इसको हम समझेंगे, कहने का मतलब है हम उसको मान रहे हैं कि कोई चीज़ हम भी इस बात को मान रहे हैं। हमने बता दिया कि हाँ आप ये काम मेरी सहमति से कर सकते हैं। जैसे कि अब चलिए आगे देखते हैं और एक बार और देखते हैं, किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। यानी कोई चीज़ हम कह रहे हैं कि हाँ आज से मैं ये काम करूँगा या करूँगी, ठीक है, एक तरह का। आप हल्के में कहीं भी घर में भी बोलते हैं इस तरह से कि हाँ अपने घर के और से अपने पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, फिर आप बोल देते हैं कि हाँ ठीक है कल से इस टाइम पे ये करूँगी, खाना खाऊंगी, या हो सकता है खेलने का टाइम फिक्स करूँगी। आप सहमति दर्ज करते हैं ना, उस तरह से ले लें। आगे देखें, इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। देखिए आपको पता है कि हमने संसद में जब विधानसभा भी होती है उसमें निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुनते हैं। वो क्यों चुनते हैं हम? वो हमारी बात रखेंगे जाके कहाँ पे? संसद में। संसद के लिए होगा तो संसद में रखेंगे, अगर विधानसभा में होगा तो विधानसभा में रखेंगे, विधायक होंगे जो। तो 2 तरीके जो बड़े बड़े होते हैं चुनाव आपको दिखते हैं, पता है। तो जो सांसद चुन के जाते हैं वो हमारे क्षेत्र की बात अपने संसद में रखते हैं, हमारी बातें जो रखती है, और उसको एक तरह से जो वोट देने का मतलब है ना वो हमारी सहमति है। आप ये ध्यान रखें, आप कैसे दे रहे हैं स्वीकृति, अप्रूवल? अपने वोट के माध्यम से आप उसको भेज रहे हैं, तभी तो अपने आप पक्ष में ये मान के भेजा जा रहा है। हालांकि हम अलग अलग चुनाव में देते हैं, लेकिन ये मान लिया जाता है कि एक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग किसकी ओर हैं, तो उसको जीत घोषित की जाती है। आपको पता है कौन जीतता है चुनाव में? जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं, जिसके सबसे अधिक वोट हों। तो ये हम जो चुनते हैं उनको, प्रतिनिधियों को, उस माध्यम से होता है। और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की ज़रूरत दोनों संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए 2 संदर्भ, पहला है अप्रूवल, आपको मालूम चल गया, एक हो गया औपचारिक सहमति जो हम कैसे देते हैं? निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से वोट देकर, ठीक है। और दूसरा है संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की ज़रूरत, ये भी एक तरीका है। तो 2 तरीके से होता है। तो जो मैंने यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया कि संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति, तो यही हमारे पास नहीं है, संसद के पास है, और हमने कंसेंट दे दिया है अपने प्रतिनिधि को, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनकर। अब उनके पास ये अधिकार आ जाता है, हमारे माध्यम से ही आता है लेकिन उनके पास ही आ जाता है। तो इस तरह से तरीका काम करता है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आप बात को समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। मिला के अब रिकॉर्डिंग को बार पीछे करके और सुने वीडियो को, तो आपको बात समझ में आएगी कैसे हम औपचारिक सहमति उपलब्ध कराते हैं संसद के पास। और भाई दूसरी बात ये भी कि हम आस्था बनाए रखें अपनी लोकतंत्र में, आम लोग जो है बनाए रखें, तो उसके लिए भी ज़रूरत होती ही है। तो इस 2 संदर्भ में बात हुई है। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं और आप आगे बढ़ते हैं इसको। तो सहमति का मतलब है चाह यानी डिज़ायर, अप्रूवल स्वीकृति, और लोगों की हिस्सेदारी पार्टिसिपेशन, है ना। ये 3 बातें इसमें हैं। और मैंने आपको बता दिया कंसेंट वर्ड है, CONCENT कंसेंट वर्ड। माफ कीजिए स्पेलिंग गलत हो गई, CONSENT कंसेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें एक बात शामिल है, मात्र अप्रूवल ही नहीं, देखिए मैंने डिजायर भी है, लोगों की पार्टिसिपेशन भी, सब मिल के होता है ये।
आगे बढ़े, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। जो वोट के माध्यम से कौन जीतेगा, जिसका सबसे ज़्यादा वोट वो जीतती है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। आपको बता देगा, अगर जो जीतता है, अगर पहले से काम किया, पिछली बार आया और वो दोबारा चुनाव में खड़ा हुआ है, वह शख्स खड़ी हुई है, अगर अच्छा काम किया वो दोबारा जीतते हैं, लोग आते भी, लोग पसंद करते हैं। तो या किसी और वजह से भी, कई वजह हैं वैसे कि लोगों ने अच्छा काम भी नहीं किया फिर भी जीत जाते हैं। इसकी एक अलग राजनीति है, आप आगे चल के और जानेंगे इसके बारे में, ऐसा कैसे होता है। या आप भी देखें, जिसने काम भी नहीं किया फिर भी वो कैसे जीतता है, कोई अन्य कारण है क्या आसपास? और देख सकते हैं आप, क्या वो मात्र कुछ चीज़ों का मान लीजिए सिर्फ अच्छी बातें बोलता है, कोई अच्छा नेता सिर्फ बातें बोलकर ही वोट ले लेता है, ऐसा तो नहीं है, या वाकई में काम होता भी है। बहुत सारी बातें हैं वैसे, और आप जानते चले जाएंगे और इसी बड़ी कक्षा में जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए, ये उम्मीद की जाती है। यानी मान के चला जाता है, ये उम्मीद की जाती है कि देखिए नागरिक भी मानना ज़रूरी है ना, लोगों का विश्वास, आस्था नहीं रहेगा लोगों को तो भंग हो जाएगा। देखिए जैसे हमने एक बात की थी पहले कुछ कक्षाओं में, अच्छा कुछ लेसन्स में आपको पता है कि मान लीजिए निरंकुश शासक आ जाए, अपनी मनमर्जी का चलाने लग जाए, कुछ का विश्वास हो, कई जने बोर हो जाते हैं ना, ये अच्छा काम नहीं हो रहा, देश में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, चलो तानाशाही को बुला लेते हैं, कोई तानाशाही वाला शख्स आ जाए जिसको, और अपनी मनमर्जी का सब कुछ करने लग जाए। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन नहीं, लोकतंत्र की यही उम्मीद भी की जाती है, संविधान ने भी की व्यवस्था कि लोगों की आस्था भी बनी रहे, बहुत ज़रूरी है, फेथ बना रहे। हाँ, फेथ बोलते हैं आस्था को इंग्लिश में, तो इसके लिए भी ज़रूरी है ये काम करना। आगे देखें, व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है, मैं पहले ही बात की, इलेक्शन है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। देखिए इसके पता, आधे से अधिक सरकार, और अच्छे से जानेंगे, दिक्कत मत लें, आपको बताने के लिए बता दे रहा हूँ, जिसके आधे से अधिक वोट होंगे वो लोग, उनकी सरकार बनेगी। सरकार बनेगी मतलब वही चलाएंगे देश को। चलिए आगे। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। देखिए ये पार्लियामेंट की डेफिनेशन हो गई। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव मैंने बता ही दिया कौन होते हैं। तो यही रिप्रेजेंटेटिव सब लोग, जिनका जो समूह जो सरकार बनाता है, आपको पता है एक बार उसका जो सरकार बनाता है, तो यही जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को। तो देखिए जो जिनकी सरकार बनी है नहीं बनी, विपक्ष के भी होते हैं ना, अपोजिशन के भी, तो सब लोग कहाँ बैठते हैं संसद में, आपको दिख रहा होगा, कई हल्ला करते हैं, नई सरकार ने गलत कर दिया, बहुत थे चिल्लाते हैं, आपको दिख रहे होंगे। जब हम संसद कहते हैं तो सभी लोग आते हैं, वो चुने हुए, चाहे पक्ष या विपक्ष जो उसके अंदर हैं, तो इन संसद में हम सभी को शामिल करते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं, पर जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, बहुत सारे हो, इनके समूह को ही कहते हैं। बहुत आसान है समूह, यानी देखिए आपका भी होता है, आपके बहुत सारे दोस्त हो गए तो आपके दोस्तों का समूह हो गया, इस तरह ये प्रतिनिधियों का समूह। उम्मीद आप समझ गए होंगे। यह संसद, आगे देखें, यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। देखिए यह होता है, सरकार ही बनाना और उसका मार्गदर्शन करना इसी में होता है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। देखिए अब है ना, पहले पूछा था नियंत्रण कैसे रखते हैं, तो यही जब हम चुन के भेजते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि हमारे ही लोग हैं, हमारे क्षेत्र से जा रहे हैं और हमने ही उन्हें चुना है, तो वो हमारी बात रखेंगे, हमारी समस्याओं को रखेंगे, हमारा ही एक सदस्य हम मान के उससे चलते हैं। हाँ, लेकिन व्यवहार में मुझे पता है, आपको भी हो रहा हो कि ऐसा होता तो नहीं है कि सारी समस्या हमारी सुलझा ली गई हो। बात करने से क्या फ़ायदा सिर्फ, तो देखिए बात भी करना ज़रूरी है, टाइम लगता है चीज़ों को, आप जल्दी वो ना हो कि ऐसा होता है कुछ नहीं करते सिर्फ, तो ऐसा नहीं होता भी है कई बार, लेकिन ये भी सबसे ज़्यादातर की नहीं होता है, सिर्फ बातें बहुत होती हैं, कई बार बातें भी नहीं होती हैं। तो सब तरह की बातें हैं, एक साइड को किसी हम नहीं कह सकते पूरी तरह से एक ही मामला है। हाँ, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इससे और की चीज़ें नहीं होती है, काम नहीं होता है, उससे दुखी लोग, दुख है ना, लोगों में बहुत सारा गुस्सा है लोगों में, ये तो हम मानेंगे, और होना भी चाहिए। देखिए जब चीज़ें नहीं होंगी तो क्यों ना हो, अगर काम नहीं हुआ है तो। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। देखिए पहले जो अच्छी बात इसके साथ जोड़ी, आपको पता है कि कोई भी वयस्क हो, चाहे वो अमीर गरीब, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, पढ़ा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, सभी को ये अधिकार
दिए जाता है। तो अपने आप में ये कायदे की बात हो गई। और आपको पता है 18 से ऊपर यानी उम्मीद आप मैच्योर हो जाते हैं, आपको पता है प्रौढ़ावस्था में आते हैं, एडल्ट बनते हैं, एडल्टहुड आता है, प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड होती है, तो उसमें अपने निर्णय लिए जा सकते हैं। वो जानते हैं सही गलत का फैसला कायदे से अच्छे से, उनकी समझ होती है बिल्कुल। फिर यहाँ पे अच्छा एक कारण होता है और यही अपने आप में एक अच्छी सरकार, एक कहा जाए लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने के लिए अभी तक की सबसे अच्छी व्यवस्था है अभी तक की। देखिए और भी कई हमने देखे तानाशाह व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था वाले ऑथोरिटेरियन रूल देखे, कई आए सैनिक का रूल देखा। ये सही सारे रूल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने आप में सबसे सही आदर्श जिसे कह सकते हैं आइडियल गवर्नमेंट है। और वहाँ एडल्ट की जो इज्जत होती है वो औरों की तुलना में बहुत अच्छी होती है, अच्छे ढंग से, कम से कम सैद्धांतिक रूप से होती है, जो लिखित रूप में हो। देखिए लिखी भी रहे तो ये भी तो एक अच्छी बात मानी जाएगी, तभी तो आता है इम्प्लीमेंटेशन। जब लिखा नहीं जाएगा तो आएगा कहाँ से? हाँ, ये भी होता है ना। तो अब नीचे एक और अच्छा, नीचे कुछ और लिखा था यहाँ पे, और देख लेते हैं। क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा, आपकी राय में इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? चर्चा कीजिए। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप इस पे सोच सकते हैं किस होना चाहिए। क्या आपकी क्लास में ऐसा होता है कि टीचर ही मॉनिटर बना देते हैं या कोई चुनाव की कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए हर जगह हम एक व्यवस्था नहीं ला सकते, तो देखिए मेरा भी तो यही मानना है कि जो क्लास में हो वो टीचर को ही चुनना चाहिए मॉनिटर। इसके अपने कारण है, आपको देखिए क्योंकि जैसे उसकी समझ अच्छी होती है उस उम्र में, जैसे आप बच्चे होते हैं उस उम्र में, एक टीचर की एक समझ होती है, अभी एडल्ट नहीं होते हैं, हम लोग को पता है निर्णय के मामले में हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। देखिए और ये भी नहीं है, क्लास में मान लीजिए खास धर्म के लोग की संख्या ज़्यादा है तो हो सकता है प्रभावित, आपको सबको पता है, अपने आप अच्छा लगता है, एक धर्म के लोग तो उस साइड झुक सकते हैं, इस बात की भी संभावना रहेगी। और ये होगा तो अपना मिसयूज़ करेगा पावर में। हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे, एक उदाहरण में मैं नाम भूल रहा हूँ हालांकि, शायद सुरेश, और उसका एक उदाहरण था एक बच्चे का, उसमें हमने देखा था। तो ये पावर का मिसयूज़ भी हो सकता है उस तरह से अगर एक हुए, तो इसलिए टीचर जो है वो बहुत अच्छे से बच्चे की जो मान लीजिए दूसरे का सहयोग करता है कि नहीं, कोऑपरेशन करता है कि नहीं, उसकी अच्छी बुद्धि है कि नहीं, हाँ, और चीज़ों में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, स्पोर्ट्स में वो हिस्सा लेता है नहीं, ऐसी कई चीज़ों को ध्यान में रख के उन्होंने लेता है या लेती है जो शिक्षक हैं। तो देखिए मुझे भी तो ये लगता है, आप और इस पर सोच सकते हैं कि आपका क्या मानना है। हो सकता है कुछ लोग असहमत हो, तो बिल्कुल आपकी बात में सुनी जाएगी, क्यों नहीं। लेकिन देखिए अपना तर्क होता है, और आप बताइए जो मेरी बात कही क्या वो अपने आप में गलत है, या आप इससे सोच सकते हैं। देखिए क्योंकि स्टूडेंट टाइम में जब बच्चे होते हैं तो उस वक्त इन्फ्लुएंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और बहुत टीचर की जिम्मेदारी इसलिए हो जाती है। तो लेकिन नीचे एक तस्वीर है, अपने आप में देख ले, हाथी है, उसके ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के लोग हैं वो, निर्वाचन आयोग के ही। तो देखिए इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए अब तो गाड़ियाँ हो गई हैं धीरे धीरे, जो काफ़ी दूर दूर के इलाके गाड़ी अब सहायक हो गई है। देखिए ये भी एक दौर रहा, अभी भी ऐसी बात नहीं है। मैं देखा हूँ अभी शायद कश्मीर का शायद था, पानी के अंदर लोग, और काफ़ी पानी की काफ़ी गहराई है, और उसमें भी लोग काफ़ी मुश्किलों से मतलब लोग जा रहे हैं उसके अंदर। एक जगह पे देखा था कि लोग अपने पूरे पैंट के ऊपर उठा के नदी के अंदर से जा रहे हैं हाथ में लिए हुए। अभी भी कष्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए दौर काफ़ी रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके जा रहे हैं लोग, करा रहे हैं। ये अपने आप में एक त्यौहार होता है, ध्यान रखिए डेमोक्रेसी का ये, और उसको सेलिब्रेट करना भी चाहिए। चलिए 32 के बाद हम आते हैं पेज नंबर 33 पर। देखिए इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जो समस्या है वो खत्म हो गई है। तो इस पेज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 33 पेज पर। प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो अपने पुस्तक है आपको पता 6वीं 7वीं ही पाठ्य पुस्तक, जिसकी भी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उस पर जाके, जो वीडियोस मौजूद हैं उसमें आपका और बैकग्राउंड और क्लियर होगा। मैं कहूँगा कि जो लोग नए से पढ़ रहे हैं वो लोग 6वीं 7वीं का पढ़ें, उसके बाद 8वीं का पढ़े तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास पॉसिबल हो तो अच्छा रहेगा। कभी भी टाइम तो है ही, देखिए लॉकडाउन का भी टाइम चल रहा है फ़िलहाल, ज़्यादा चीज़ें खुली नहीं, फिर ओमिक्रॉन का भी आ रहा है, तो आपके पास समय है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इससे आपका और अच्छा क्लियर होगा, सब लिंक अच्छा कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको।
पाठ्यपुस्तक का एक महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि आपने देखा था ये पहले भी, और उसमें देखिए जाके आप भी। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है, और जिनको देखना हो तो देख सकते हैं आप उन कक्षाओं में। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहरा लें। तो चलिए अब हम कुछ उदाहरणों से अब समझेंगे और पिछले अपनी नॉलेज को फिर से क्या करेंगे, उसको और ज़्यादा दोहराएंगे एक तरह से। पहला प्रश्न, विधायक एमएलए, देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट में एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक लोग कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड यूज होता है, CONSTITUNCY, कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जो प्रतिनिधित्व उसके लिए रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट हम बोल देते हैं। तो देखिए जो एक राज्य है वो अपने आप में कई सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, और ये चुनावी इकाई होती है एक तरह से ना, किस किस एरिया में चुने जाते हैं। आपको पता आपके क्षेत्र का नाम होगा, जैसे कि क्षेत्र का उसका विधान संख्या क्षेत्र 62, 61, 60, हाँ इस तरह से संख्याएं होती हैं। तो देखिए हर एक जो निर्वाचन क्षेत्र के जो लोग हैं वो एमएलए चुनते हैं विधायक को। तो देखिए जो यही एमएलए हैं फिर जाके विधानसभा में, जैसे ये बोलते हैं ना विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं, वहाँ जाके अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ वो प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे एरिया का, हमारी बातें रखते हैं। ये तो आपको पता है। एमपी वाला हम जानते हैं, एमएलए का भी देख लिया हमने ये वाला। और ये पता, ये भी डायरेक्ट है ना, वोटिंग के माध्यम से चुनते हैं, और इनके सारे वोटर्स हैं वो पता है उसी क्षेत्र के होते हैं। तो उस क्षेत्र के जो वयस्क जो हैं जितने 18 से ऊपर वाले, वो उसके अधिकारी होते हैं, वो लोग चुनते हैं चुनाव में। खास क्षेत्र में जो संख्या होती है, विधानसभा संख्या हर एक क्षेत्र की जो होती है, दिल्ली में जैसे 70 विधानसभा है, उस तरह से हर एक राज्य की अपनी अपनी विधानसभा की जो सीटों की संख्या होती है, एमएलए कितने चुने जाएंगे वो होते हैं। तो अब पता है जो विजेता कौन होता है, जिसके सबसे ज़्यादा जो वोट होते हैं उस क्षेत्र में, वो विजेता होता है, विजेता होती है। तो आप अपने एरिया का एमएलए का नाम सुने, बहुत ज़रा जाने, इसके बारे में जानकारी लें, कितने वोटों से वो लोग जीते थे जो पिछली बार चुनाव हुए थे। ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, जानना चाहिए भी हमारे एरिया के बारे में। तो चलिए दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो देखो ज़्यादा से रहेगा कि कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसको चुन लें। देखो पहले ही मैंने बताया कि जो संसद में चुने जाते हैं जो लोग, जो प्रतिनिधि, उनको हम क्या बोलते हैं, एमपी, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंटेरियन भी कई बार बोलते हैं। और जो राज्य के होते हैं उनको पता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जिन्हें हम बोलते हैं। और देखिए आपको पता है कि जो सांसद चुने जाते हैं एमपी, उनका एरिया, एमएलए जो चुने जाते हैं उनके एरिया से बड़ा होता है। तो ये भी एक बात ध्यान देगा ना, उनका साइज बड़ा होता है। जो निर्वाचन क्षेत्र जो मैंने बोला है ना, जब संसद का चुनाव होता है, सबका निर्वाचन क्षेत्र का मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ किसी का छोटा होगा, किसका, एमएलए वालों का, है ना। जो स्टेट की असेंबली होंगी उनके जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो छोटे होता है संसद के, जो संसद के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनकी तुलना में। तो यानी कि एक के अंदर मान लीजिए 7 हो सकता है। मान लीजिए एक जो संसद का क्षेत्र है, एक सांसद जहाँ से चुन के आता है एक क्षेत्र में, वो 7 हो सकते हैं। जैसे दिल्ली का लेंगे, दिल्ली से 7 एमपी चुने जाते हैं और 70 विधानसभा के लिए। ऐसे उदाहरण अपना अलग अलग होंगे। आप इसकी करेंगे भाग जमा करके, सब जो करेंगे गुणा भाग, तो आपको दिख रहा होगा एक जो एमपी का क्षेत्र है वो 7 वहाँ से सांसद विधायक चुने जाते हैं उस एरिया से। सबका क्षेत्र यानी कि सांसद का बड़ा होता है अपने आप। और देखिए राज्य के स्तर पर जो एमएलए चुनते हैं, जो सरकार बनती है, आपको पता है मुख्यमंत्री को चुनते हैं वो लोग, है ना। और स्टेट के लिए मुख्यमंत्री होता है, और देश के स्तर पर आपको पता है प्रधानमंत्री होता है, तो उनकी सरकार बनती है। तो वो संघ के लिए सरकार होती है। जो सब सांसद मिलकर सरकार बनाते हैं वो संघ की सरकार कहलाती है। जो एमएलए मिलकर बनाते हैं उनको राज्य की सरकार कहते हैं। देखिए एक अंतर हो गया। और इसी तरह से उदाहरण ले सकते हैं कि जो एमपी होता है वो जो सांसद है वो केंद्र के स्तर पर मंत्री हो सकता है, हो सकती है। उस तरह से एमएलए है वो राज्य के स्तर पर राज्य मंत्री है, राज्य के लेवल पर संभालेंगे, तो राज्य के वो मंत्री हो सकते हैं, है ना, जो होते हैं। तो उम्मीद आप समझ गए इतने छोटे अंतर से। ओवरऑल आप पीछे जाके अंतर और स्पष्ट कर सकते हैं और समझें इसको, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं समझने लगेगी आपको।
चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के? क, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। देखिए केंद्र सरकार का मामला है, विदेशी मामले हमने बताए थे, तो ये उनके से जुड़ा हुआ है। ख देखें, मध्य प्रदेश के बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। तो ये फैसला देखिए, ये राज्य की सरकार का हो गया, आपको सीधा दिख रहा है, ये राज्य सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार हो गई जिसका, उसके मुख्यमंत्री का निर्णय होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर आएगा ये सब जो राज्य की सरकारें हैं। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। देखिए केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा, है 2 रेलगाड़ियों को, पता है भारत में रेल केंद्र सरकार के अधीन है। चलिए 1000 रुपये का नोट जारी किया जाएगा। देखिए ये भी केंद्र सरकार करेगी जारी, नोटों का मामला है सब वही देखती है, तो ज़्यादा कठिन नहीं हुआ, आपको पता है, ध्यान रखिए बस। तो चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थान में भरें। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार विधायकों, प्रतिनिधियों, प्रत्यक्ष रूप से हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। यानी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, यानी इंग्लिश में बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग खालिस्तान हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने खालिस्तान को चुनते हैं। तो देखिए यहाँ जरूरी बात क्या आएगा, प्रत्यक्ष रूप से। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आपको पता है वो चुनते हैं। ये खालिस्तान पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। तो देखिए जो है, इनको जो अपने MP MLA होते हैं, ये अपनी जनता के लिए, जिनके क्षेत्र के होते हैं उनके लिए डिसीजन लेते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे MLA की बात की गई है, तो आप ये ध्यान रखें, MLA यहाँ पे लगाएं, विधायक। हाँ, तो ये विधायक जो हैं पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। ये वाली बात हो गई। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को, देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना देती हो। यानी कि सामान्य बात है, जनरल से बात है हर जगह। आगे देखें, इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। चलिए आगे, 5वां प्रश्न। आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत, राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। और जिसको नहीं पता वो लोग ध्यान दे दें यहाँ पर। ऐसा क्यों है? जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। देखिए इसका उत्तर, देखिए फिर से वही बात कि हमारे यहाँ तरीका ये अपनाया गया 5 साल का रखने का, कि जनता के पास ये आज़ादी रहे कि देखिए उसके काम से, मान लीजिए कोई भी विधायक और वो चुने जाते हैं, संसद चुने जाते हैं, और वो काम अच्छा नहीं करते, वो संतुष्ट नहीं है या गलत काम करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। ये भी हो सकता है, मान लीजिए 2 समुदाय के बीच, 2 धर्मों के बीच लड़वाने का काम कोई नेता कर रही है, कोई MP MLA है, तो आप क्यों चुने उसको, ऐसे लोगों को जो अशांति फैला रहे हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण भी है, अच्छा चीज़ पूछा भी है कि बिल्कुल ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए, और ये हमारे यहाँ तरीका दिया गया, इस माध्यम, वोट के माध्यम से आप ये करें। इसीलिए एक मौका दिया जाता है जनता को, 5 साल के बाद वो देखें। और यही एक तरह से जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका एक खास विशेषता है कि लोगों को वोट देने का जो अधिकार है उनके पास है ना, एक समय समय पर ये वोट का अधिकार होता है। 6ठे प्रश्न पर आते हैं। आप ये पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के ज़रिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? देखिए, एक आपको पता है, आप ये तरीका कर सकते हैं गतिविधि, पोस्टर के माल लगा के आप कुछ छात्रों का समूह हो सकता है, और वो इस तरह से कर सकते हैं सरकार की गलत नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। देखिए ये तरीका है, गलत नीति आपसे संतुष्ट नहीं है तो आंदोलन कर रहे। देखिए आप TV में ऐसे आते रहते, न्यूज़ में भी, अखबारों में भी आप देखते होंगे, ये तरीका है। और इसका उदाहरण आप खुद करके देख सकते हैं, स्कूल में जब जाएँ या घर के आसपास या बहुत कुछ लोग आसपास के, तो आप मिलके अपने पास एक अच्छा सा माहौल बनाए और कर सकते हैं। ये उदाहरण ऐसा प्ले कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो हो गया विरोध प्रदर्शन, इसके माध्यम से आपको पता है कि अखबारों के माध्यम से आप अपने लेख लिख सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है कि आपने लेख लिखिए, आपकी बिल्कुल बात ये तो जनता तक जाएगी यार। आप अवेयर करते हैं इस तरीके के माध्यम से, किताब लिखते हैं, इस माध्यम से क्या ये तरीके हैं कि जनता वो बनती है, क्या बोलते हैं कि अवेयर होती है, जागरूक होती है।
और उस मान लीजिए कि और आप ही कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं आपस में मिल सकते हैं और इस तरह से आप लोग छात्रों का संगठन एक समूह बना ले आपस में और एक लेख लिख के अखबार को दें कि सरकार की गलत नीति हम इससे असंतुष्ट हैं, इसमें ये खामी आपको जो लग रही है, आपको जो दिक्कत लग रही है, तो आप लिख के ऐसा कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। और इसके अलावा तो देखिए मीडिया में भी आती है और न्यूज़ वाले जो मीडिया वाले होते हैं वो पूछते भी रहते हैं, कई बार इंटरव्यू के माध्यम से भी आप अपनी राय रखते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होती है उसमें आप अपनी स्वीकृति अस्वीकृति है ना, अप्रूवल और डिसअप्रूवल दर्ज कर सकते हैं मीडिया में। कई इंटरव्यूज़ आप देखेंगे लोगों से मीडिया वाले पूछते हैं तो बताते हैं ना, ये सब तरीके हैं देखिए, और आप कुछ उदाहरण ऐसे कर सकते हैं। और आपस में नाटक के माध्यम से अच्छा आप एक्टिविटी के माध्यम से कुछ ऐसा खेलें आपस में, ताकि इससे आपको ये पता रहे और आगे भी काम आएगी। एग्ज़ाम तो है, ये तो छोटा हिस्सा है, वो आप भूलेंगे भी नहीं कभी। जो एक्टिविटी कर लेंगे आप उसको आप नहीं भूलेंगे। तो देखिए आपके लिए लिखना भी आसान हो जाएगा एग्ज़ाम में कि आपने वो किया था, उसी को शब्दों में लिख दीजिए आप एग्ज़ाम में, हो गया। कहाँ कठिन बात होगी एग्ज़ामों में, जब प्रश्न को रट रहे हैं उसको उत्तर रटे जा रहे हैं। उम्मीद आप समझ गए होंगे मेरी बात जो कहना चाह रहा हूँ अच्छे से। तो चलिए अब हम 34 नंबर पेज पर आ जाते हैं, जो इसका शीर्षक है, टाइटल संसद की भूमिका। यहाँ से पढ़ते हैं। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है, यानी एक तरह का सिंबल है, आप मान के चलिए, क्योंकि जनता ने इसको अपनाया है। आस्था एक फेथ है एक तरह का, जैसे ईश्वर में लोगों का होता है कई, वैसे ही इसमें कि आप इसको मानते हैं तहे दिल से, अपने दिल से। बिल्कुल आगे देखें। यह सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। देखिए इसको और क्लियरफाई करेंगे तो ये सिद्धांत का मतलब बताया गया है। चलिए आगे। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं, तो सेम प्रोसेस है इसका भी। आगे, आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, तो ये भी आपके लिए, अगर जिसको ना पता हो आप लोग ध्यान दे सकते हैं, 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। आगे, आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है, तो आप वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आगे, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, तो हमने ये बात भी की थी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको पता है, वो जहाँ पे होते हैं, हर एक एरिया बटे होते हैं, जहाँ सीट्स होती हैं विधानसभा, जैसे विधानसभा सीट संख्या लिखी होती है, विधानसभा क्षेत्र 52-53, हर राज्य की अपनी अपनी इस तरह से। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। तो देखिए संसद के स्तर पे जब निर्वाचन क्षेत्र होता है उनका बड़ा होता है, आपको हमने पहले बात भी की, विधानसभा की तुलना में संसद के जो हर एक जो सीट होती है, निर्वाचन क्षेत्र होता है, वो बड़ा होता है संसद का। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, तो अलग अलग पार्टियां होती हैं, राजनीतिक दल है ना, इन्हें बोलते हैं राजनीतिक पार्टी, इंग्लिश में भी पॉलिटिकल पार्टी, तो राजनीतिक दल होते हैं। ऊपर देख लें, आपको तस्वीरें दिख रही हैं। देखिए पहली तस्वीर है, काफ़ी बड़ी आपको दिख रही है, सबसे ऊपर वो संसद की है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, तो ये भी आप लीजिए बन सकता है अगर आप ध्यान दें तो। सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन है? भारतीय संसद। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा देख लें, राज्यसभा में दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, देखिए इस यहाँ पे ध्यान देने वाले के नीचे जो पट्टियाँ हैं वो लाल रंग की, जहाँ पे चलेंगे लोग, है ना। बाकी दूसरे वाले में देखिए वो कौन से कलर का है। तो देखिए दूसरा पहले पढ़ लेते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो देखिए ये भी ध्यान रखने वाली बात है, एक तो कुल संख्या 245 होती है और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो देखिए इंग्लिश वर्ड में अगर आप याद रखना चाहें तो वैसे, लेकिन लोग आमतौर पर हिंदी शब्द चलते हैं, लेकिन इंग्लिश में देखिए अब लोकसभा के लिए हो सकता है हाउस ऑफ पीपल, हाँ, राज्यसभा के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये होता है। तो ये बाकी मालूम चल गया। तीसरे में आप देख सकते हैं लोकसभा की बात की गई है, यानी कि हाउस ऑफ पीपल की। तो लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो देखिए लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, और उपराष्ट्रपति में सभापति।
तो देखिए जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इनको स्पीकर भी कई बार आप सुनेंगे, ये वर्ड भी चलता है, स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर जो वर्ड एक्चुअली SPEAKER स्पीकर है इनका। तो चलिए पेज नंबर 35 पर हम आ जाते हैं और यहाँ पे आपको ये देखें, सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात को और अच्छी तरह समझें। तो देखिए कितने सारे दल यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। नीचे देखिए स्रोत भी लिखा हुआ है, यहाँ से आप खुद इंटरनेट पे चाहें तो इसको देख सकते हैं। इस स्रोत पे जाके सोर्स दिया हुआ है। तो देखिए कुल 543 होते हैं वैसे, और बाकी 2 मनोनीत होते हैं। तो ये 543 हर एक पार्टी के हैं और उस पार्टी के कितनी सीट्स हैं आप देख सकते हैं सबका। सबसे ऊपर से ज़्यादा से नीचे कम से कम की ओर है जा रहा है। तो 2019 का है ये। ये एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि 2019 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुए थे, है ना, कौन से लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। तो 17वीं लोकसभा थी, 17वीं, है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है। इसके परिणाम ही लिखे हुए हैं, निर्वाचित सांसदों की संख्या और राजनीतिक दल। देखिए सबसे ज़्यादा इंडियन नेशनल माफ़ कीजिए भारतीय जनता पार्टी जो BJP की 303 सीट्स हैं। फिर INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी 52 है। फिर DMK है, द्रविड़ कलगम जो है, कलकम है, द्रविड़ मुनेत्र कलगम, DMK से शॉर्टकट में बोलते हैं, इसकी हैं 24 सीट्स। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है AITMC, इसकी 22 हैं। इसी तरह से आप देखते चले जाएँ सीट्स की संख्या दी गई है। तो आप जहाँ पर है आपके राज्य में कौन सी ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है उसको देखें और सबसे उसकी सीट्स कितनी है, एक बार ज़रूर नज़रें डालें और पार्टियों के नाम भी देखते रहे। इससे आपके लिए ठीक रहेगा, आसानी होगा, आप चीज़ों को जान पाएंगे अच्छे से। ये कितनी तरह की पार्टियां हैं, क्या क्या नाम है। अगर और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप किसी पार्टी में तो जाके इंटरनेट पर सर्च करें, इसके बारे में और जानकारी लें, क्यों नहीं। चलिए इसके दाएं हाथ पर राइट साइड पे देखते हैं कौन से प्रश्न हैं, उसको देखते हैं। बगल में दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कौन सरकार बनाएगा, क्यों। तो देखिए इसी के सहारे हम देख सकते हैं जो प्रश्न बने हैं। तो आपको सीधी सी बात है, एक सीट्स देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो 303 है। तो देखिए चांसेस इनके ही हैं और यही सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ी पार्टी आ रही है, सबसे ज़्यादा सीट्स है, तो इनको हम जाएगा ये जो है हक, ये इनके फेवर में जाएगा मामला। चलिए दूसरा देखते हैं प्रश्न। विपक्ष किसको कहा जाएगा और उसकी क्या भूमिका है। तो देखिए जो ये प्रश्न है कि विपक्ष किसको कहा जाएगा, इसकी भूमिका क्या है। तो एक बात ये स्पष्ट है कि सरकार जिसकी बनती है, जिसकी मेजोरिटी होती है और या किसी तरह से मेजोरिटी का जुगाड़ कर ले, वो आधे से अधिक सीट हो जाए तो उसकी सरकार बनती है। तो जो पार्टी तो जिसकी मेजोरिटी नहीं होती है, तो देखिए वो दल जो बहुमत नहीं पाते हैं, पार्टीज़, वो क्या उनको कहेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज हम उन्हें कहते हैं। और देखिए इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि सरकार को कंट्रोल में रखते हैं। किस तरह से कि वो ऐसा ना हो कि मनमानी कर बैठे सरकार। ये आपको भी पता है कि अपोजिशन का ये रोल था लगातार क्वेश्चन करना गवर्नमेंट के किसी भी फैसले का जिससे जनता पे नकारात्मक असर पड़ रहा है, वो काम करती है। तो वही एक तरह से आलोचना का ये काम करते हैं और ये एक तरह से जनता की बात को वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो मोटा मोटा आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है मुझे, कि ऐसे ही भूमिका होती है उनकी। सरकार तो बना नहीं सकते हैं कि वो तो उनकी अपनी गवर्नमेंट होती नहीं है, तो वो काम ही बखूबी करते हैं और इससे उम्मीद की जाती है। कई बार वो भूमिका ये अपनी अच्छी तरह से नहीं निभा पाते, इस पर प्रश्न किया जा सकता है, लेकिन ये उम्मीद तो की जाती है और होता है अक्सर, देखने को तो मिल जाएगा। अपोजिशन क्वेश्चन करते हुए आपको, हंगामा करते हुए आपको मिल जाएंगे। संसद की तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, इसमें लोग चिल्ला रहे होते हैं, सरकार के उस फैसलों के ऊपर बोल रहे होते हैं। तो ऐसे चलता है। और देखिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे। तो देखिए चर्चा के लिए तो देखिए सभी पार्टियों के, मान लीजिए जो राष्ट्रीय हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी जिनके नेता जो हैं वो MP चुने गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए अपने अपने जो क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र से, वे सभी इसके हकदार हैं कि डिस्कशन में वो लोग जा सकते हैं। यानी कि सभी इन पार्टियों को ये दिया जाता है, तो सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां भी हों, जो भी जितनी सीट्स आप ये देख ले जरूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई की प्रक्रिया जैसी ही है। तो हाँ, ये बिल्कुल वही प्रक्रिया है और एक बार आप उसको देख सकते हैं जाके, आपके लिए
बेहतर होगा ये सीखिए एक बार और साथियों को आप पढ़ें, क्योंकि आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है 8वीं क्लास में देखकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर नीचे, पृष्ठ 28 पेज 28 पर दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। तो देखिए पेज 28 पर, तो आप भी देख सकते हैं जो इकाई 2 से स्टार्ट हुआ था, हमने देखा भी था ये इलेक्शंस वाला जो हमने थोड़ी बात की थी कि मैंने इसलिए रहने दिया था कि इसके आधार पर जो प्रश्न आगे देखे लेंगे, तो ये मौका आ गया है। चलिए देखते हैं, जो का है उसको देखते हैं। प्रश्न क्या है, लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक हैं? आपके विचार से ऐसा क्यों है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं, टोटल जो सीट्स है वो 86 हैं और 59 कांग्रेस की जो प्राप्त की हैं। तो देखिए इसका सीधा सा उत्तर है उत्तर प्रदेश है, क्योंकि देखिए वहाँ सबसे ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र हैं और अदर स्टेट्स की तुलना में। चलिए दूसरा देखते हैं, लोकसभा में जो खा है, लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है? तो देखिए त्रिपुरा का आप देख सकते हैं 2 सीट्स इसकी है, और तो सबसे कम वाली में ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? तो देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वही इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे अधिक सीट्स आपको देख सकते हैं हर राज्य में, देखें तो ध्यान से स्पष्ट तौर पे दिख रहा है यहाँ पर। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके लिए आया है और मैं चाहूँगा आप ही करें इसको, घ आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा, कारण बताएं। तो आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं जो जहाँ पर है। तो देखिए अब ये तो पता है आपको कि वैसे अगर लोकसभा की सीट्स का जो ये दिए हुई हैं सारी 1962 के हिसाब से, इसमें ये तो क्लियर स्पष्ट है कि जो केंद्र में सरकार कौन बना रहा है, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए सभी पार्टियों सबसे ज़्यादा सीट्स कांग्रेस पार्टी की है। तो केंद्र की सरकार जिसे हम संघ की सरकार भी कहते हैं, उसमें तो कांग्रेस की पार्टी सरकार में होगी, वही सरकार बनाएगी। तो स्पष्ट है, बिल्कुल उम्मीद है मुझे अब समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 35 पेज के बाद से, और ये सीट्स की संख्या ज़रूर आप देख लें 2019 का जो दिया हुआ है, हर एक पार्टी का नाम, उसके सीट्स भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी चीज़ों को लेकर। इसकी जानकारी कौन सी पार्टी कहाँ की आप ये भी याद रख सकते हैं, तो आगे आपके ही काम आएगी। इस तरह से ज़रूर देखना चाहिए एक बार सबको। चलिए पेज नंबर 36 पर हम आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद MP यानी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं चुने जाने के बाद, ठीक है। तो अब ये तो क्योंकि MP कहलाएंगे जब चुने जाएंगे, तो सांसद भी कहते हैं, ये आपको पता है। आगे देखें, इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। तो देखिए अब ये भी है, आप देख सकते हैं क्यों इम्पोर्टेंस काम है वो देख सकते हैं, महत्वपूर्ण जो है। का राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। देखिए मैं कहा था है, उसकी जो बहुमत प्राप्त हुई और क्या, तो बहुमत के आधार पर आते हैं, सीट साबित करनी पड़ती है। क्योंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य ब्रैकेट में देखिए और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। तो देखिए संख्या है 272 की संख्या है, ये होनी चाहिए संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन। तो देखिए जो गठबंधन है इसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द चलता है उसको हम बोलते हैं कोalition, है ना, COALITION कोaliशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है, यानी कि इंस्टेंट वो लोग जो गवर्नमेंट बनानी होती है वो सभी पार्टी एक साथ मिल जाती है कुछ कुछ बातों पर, जिससे सबका फ़ायदा हो, वो एक साथ अपने आप एक गठजोड़ बना लेती है। हो सकता है वो 24 पार्टी भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, कितनी भी पार्टी हो दल के ऊपर है, लेकिन एक दल नहीं अपने आप में, और दल मिलके वो बहुमत बनाते हैं। 272 वाला, ये आप ध्यान रखिए, कम से कम 272 सदस्य हो। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। इस खास पार्टी के लिए हम यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं वो ये अलग मतलब है। यहाँ पे जब पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे भी ये वर्ड यूज़ होता है गठबंधन। हम अपने आप बोल सकते हैं हमारे गठबंधन में दोस्तों का अपना गठबंधन बन गया है,
ऐसे ही मतलब टर्म यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है, किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज़ हुआ है। तो पॉलिटिक्स में भी आपने ज़रूर सुना होगा, टीवी पर, न्यूज़ में भी, इस गठबंधन ने, इस कॉलिशन गवर्नमेंट ने, यानी गठबंधन सरकार ने, तो ये टर्म है, इसको ध्यान में रखें। और देखिए एक ज़रूरी बात भी ये भी कि जो यहाँ पे तात्कालिक कहा गया है, यह मतलब टेम्परेरी से भी है, टेम्परेरी से है यहाँ पे खास तौर से। टेम्परेरी मतलब एक तरह का अस्थायी, ये ज़रूरी नहीं है आगे भी रहेंगे ऐसे मिल के पार्टी रहें। जैसे लोग, कई पार्टियां हैं, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी है, लोजपा, पहले कांग्रेस में थी, फिर बीजेपी में भी आ गई, तो जब भी गवर्नमेंट है बीजेपी की, ऐसे कई दल होते हैं, तो वो पार्टी चेंज कर सकते हैं, तो किसी और गवर्नमेंट में होते हैं, कोई और में चले जाते हैं, फिर ऐसे अदला बदली भी कर सकते हैं, किसी की अपनी विचारधारा किस तरह की है या क्या मकसद है पार्टी का अपना। तो लेकिन ये अपने आप में स्थायी नहीं है, ज़िंदगी भर के लिए ऐसा नहीं है। हाँ, समय के लिए होता है, जब तक है चीज़ें मिल रही है, बातचीत हो रही है, विचार मिल रहे हैं, सही है, नहीं मिल रहे हट जाओ, या जब फ़ायदा हो तब, ये घाटा हो रहा हो तब निकल जाओ, ऐसा होता रहता है। और आगे बड़ी कक्षा में आप जानेंगे, इसलिए मैं डिटेल में यहाँ नहीं कर रहा। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तो और आप ठीक से जानेंगे, यहाँ पे प्रेशर नहीं डाल रहा और आपको बस बात समझ गए, उम्मीद है मुझे। तो आगे पढ़ते हम। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे परिभाषा भी अच्छे से बता देगी कौन होते हैं विपक्षी दल। हाँ, इसका मतलब भी बहुत समझ गए होंगे विपक्षी दल। चलिए अब आगे देखते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो एग्जीक्यूटिव जिन्हें हम कहते हैं उनका, जिसमें बहुत मंत्रालय होते हैं, आपको पता है, जो मुख्य मंत्रालय होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, बाकी लोग सब। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। देखिए सिंपल डेफिनेशन है इसकी एग्जीक्यूटिव की। कुछ लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है अपने आप में, वो और उससे थोड़े अलग होते हैं, उनके काम थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है, आप ये कह लीजिए। और वो उसको लागू करने का काम करते हैं, देश में जो कानून बनते हैं उसको, तो मुख्य भूमिका वो अदा करते हैं। तो ये लागू करने वाला काम इम्पोर्टेंट होता है इनके लिए। आगे जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। तो अब ये ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण, आपने जब से छोटे से होंगे अभी तक आगे भी सुनेंगे वर्ड सरकार, गवर्नमेंट, सरकार, हाँ यही सब वर्ड यूज़ होता है। तो आपको ये बता दें कि ये जो शब्द इस्तेमाल होता है अक्सर कार्यपालिका के लिए होता है, क्योंकि वो लागू करने का काम करती है मेन। तो इसी कार्यपालिका के लिए अलग शब्द सरकार यूज़ होता है आमतौर पर, जनरली, है ना। तो ये बात को आप ध्यान रखें, एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए काम आएगी आगे और अच्छे से। चलिए आगे। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सरकार होती है जिस पार्टी की, उसका मुखिया है, जो हेड है, वो हेड जिसे बोलते हैं एक तरह से। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। देखिए जो अपने हिसाब से वो सोचता है, देखता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं, तो अपने हिसाब से मंत्रालय वो लेते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। तो ऐसे मंत्रालय होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, आप देखें उसको कौन है उसमें। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। देखिए एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया, कई बार ऐसा चला है, देखने को मिला बड़े दौर पे। हालांकि पिछली बार मिला, आपको देखा आपने 303 मिला है, लेकिन देखिए अपने दम पर आगे ये गारंटी दे दें कि ऐसा ही होगा, जीतेंगे, नहीं कहा जा सकता। तो इंडियन डेमोक्रेसी 1989 के बाद से ऐसा है कि एक पार्टी अपने आप में सक्षम नहीं बहुमत लाने के लिए, तो सब मिल के एक साथ आते हैं। आप बात को समझे, बस ये ज़रूरी है। और बाकी जानकारी आगे प्राप्त भी करेंगे। तो सब एक साथ मिल के अपनी फिर सरकार बना लेते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं वो लोग। तो देखिए आपके जो बाएं साइड है, लेफ्ट साइड देखेंगे आप, उसमें है 15वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम 2009 में हुआ था। देखिए अभी 17वां था 2019 का, ये 15वीं जो है 2009 की है। राजनीतिक दल और प्राप्त सीटें देखिए इसमें दी गई हैं, अलग अलग सीट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे 116 भारतीय जनता पार्टी की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की 206 है, और अलग अलग पार्टी दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय दल ऊपर दिए गए हैं आपको अब देख लें, उसमें 7 पार्टी आपको दिख रही है वहाँ पे। बाकी नीचे आप देख लें, टोटल 543 सीट्स हैं, 43 स्रोत आप देखें, और जानकारी जुटा सकते हैं आप चाहें तो। नीचे देखिए क्या लिखा है
इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। इन चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। देखिए वो क्या थी, 206। देखिए हमारे शरीर में मैंने सुना शायद तक 206 हड्डियाँ होती हैं। आपके लिए ये अच्छा ट्रिक हो सकता है आपको याद करने का भी, तो आप ये देख के अपने उससे जोड़ सकते हैं, एसोसिएशन आपको याद भी आ जाएगा। संख्या कई बार नहीं याद रहती, तो आप ऐसे देख लीजिए इसको, है ना। लेकिन फिर भी वो लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। देखिए 272 वाला आंकड़ा नहीं हुआ था, तो मिल के बनाना पड़ेगा आगे। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन करके सरकार बनानी पड़ी। तो देखिए कांग्रेस और जो उसकी जो पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाती हैं उसका नाम क्या, गठबंधन का संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इसको हम बोलते हैं। आप याद रखें, आपको ये काम आएगा। अभी वाली जो है उसे क्या बोलते हैं, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो भी बीजेपी के अंडर में, इसमें हेड पार्टी बीजेपी और बाकी इसके साथ जो संबंधी पार्टी है जो इसकी विचारधारा पे आके, क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी है। एनडीए में सबसे बड़ी बीजेपी है और यूपीए में सबसे बड़ी कांग्रेस है। तो दो अलग अलग पार्टियाँ उसकी और अलग अलग आपको सहयोगी आपको पार्टी दिख जाती हैं। तो अब ये सीट्स इनकी संख्या याद रखेंगे, आपके बहुत ठीक रहेगा इसके लिए। चलिए आगे हम और देख लेते हैं नीचे। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। तो देखिए ये भी एक है, राज्यसभा का मुख्य मकसद क्या है, ये देश के राज्यों को प्रतिनिधि के रूप में राज्यों की प्रतिनिधित्व करती है। चलिए आगे देखें। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है, ऐसा है, इसकी भी ये ताकत है राज्यसभा की। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। देखिए दोनों सदन होगा तभी कानून बनेगा, एक सदन से नहीं, मात्र लोकसभा से नहीं होगा, दोनों में साइन होने चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे, फिर दोनों में प्रस्ताव पारित हो जाएगा, दोनों मतलब पारित हो गया, दोनों ओर से मोहर लग गई कि कानून बनेगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भी अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकसभा हो जाती है हालांकि, लेकिन इससे भी कम नहीं है कोई इसकी भी ताकत। चलिए आगे। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। देखिए ये इसकी ताकत है, इसको रिव्यू करते हैं वो और देख लेंगे क्या कहीं कुछ रह गया क्या उस कानून में, तो होता है तो उसमें संशोधन भी करते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो ये उनको दी जाती है। चलिए आगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट से संबंधित जानकारी है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं हर राज्य के, मैंने पहले ही बात किया था, तो वो होते हैं, वो करते हैं। आगे राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी संख्या आप देखें, 245 में से भी 233 चुने जाते हैं और 12 मनोनीत किए जाते हैं। ये अंतर जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आगे जाने से पहले तस्वीरों के ऊपर हम देख लें, आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दो तस्वीरें दिख रही हैं। ये पढ़ते नीचे, इसके बाद बताते हैं। केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं। तो देखिए इसके बारे में और जानकारी आप लेंगे आगे हालांकि, और लेकिन यहाँ पे आप और देख भी सकते हैं। केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं और साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। तो देखिए सरकार का चुनाव राष्ट्रीय स्तर का, संघ की सरकार जो होती है उसके लिए चुनाव कराना ये महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए खा पे देखते हैं। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। देखिए महत्वपूर्ण, ये भी इम्पोर्टेंट है, तीनों काम। पढ़ें आगे। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। देखिए इसके लिए भी कई बार वर्ड आप सुन लेंगे, क्वेश्चन आवर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, वही क्वेश्चन और आवर, इससे मिला ये शब्द है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद जो पार्लियामेंटेरियन एमपी वो सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। तो देखिए तरीका है यहाँ पे संसद की व्यवस्था में ये दिया गया है।
और इस माध्यम से हम जानते हैं जानकारी। तो देखिए कोई भी सांसद जानकारी मांग सकता है किसी संबंध में भी सरकार से, तो जो लोग हैं सरकार में उनसे, तो वो लोग अपने सब चीज़ का जवाब देते हैं और हेल्प भी लेते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS PCS जो होते हैं उसके अंदर ही जो चुन के आते हैं, उसी में से ब्यूरोक्रेट्स में से वो कौन लोग सूचना देंगे, उनको वही देते हैं, क्योंकि उनके लिए काम कर रहे हैं ये जो मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, तो हेल्प करते हैं इस तरह से। तो अभी चलती है पूरी व्यवस्था, जानकारी तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखिए जनता के नुमाइंदे हैं, वो वहाँ पे गए हुए प्रतिनिधि हैं, तो वहाँ पे सवाल उठाएंगे जनता के, वो जो विपक्ष वाले हैं। विपक्ष का काम को पता ही है बिल्कुल, पहले हमने देखा भी। चलिए आगे, इसके ज़रिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, यही माध्यम है, कुछ प्रश्न करके ही वो नियंत्रित में रहती है, कंट्रोल मनमानी नहीं कर सकती, हर चीज़ का जवाब देना हुआ। आपको पता है हर चीज़ आपको पता है टीवी में देखने को मिलती है, न्यूज़ के माध्यम से भी। तो इतना बड़ा मैकेनिज़्म है, ऐसी बात नहीं कि कुछ मनमानी कर ले, कुछ भी गलत, हर चीज़ का जवाब देती है जो सरकार होती है। यही लोकतंत्र की पहचान है। देखिए कोई भी अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता, सबके लिए नियम बने हुए हैं और रूल रेगुलेशंस है। आगे देखते हैं, सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। देखिए गलत है तो आप मान लीजिए, उसको सुधार कीजिए। हाँ, इस तरह की बात कही जाती है एक तरह से। इस तरह सरकार को, अभी आपने सुना किसान आंदोलन जो भी हुए थे उसको लेकर एक अच्छा उदाहरण है। कई विपक्ष ने भी और क्या बोलते हैं भाई, देश भर में किसान आंदोलन हुए, उसके बाद सरकार ने, आपको पता है कि तीनों कानून वापस ले लिए जो सुधार, कृषि सुधार को लेकर था। एक अच्छा उदाहरण है देखिए, इसलिए बाहर उसको लेना पड़ता है आगे। अगर इसी तरह से अगर जनता या जिससे प्रभावित हो रहे जो पॉलिसी से, उससे कौन प्रभावित हो रहे थे, किसान। उनको लगा कि इस तरह से उसमें दिक्कतें हैं, आंदोलन हुए और विपक्ष ने पूरी मांग उठाई इस तरह से। देखिए फिर सरकार ने कैसे तीनों कानून वापस लिए हैं। तो ये सब अपनी, मैंने कहा ना, आपके साथ ही चल रहे हैं, ये किसी किताब तक मत रखिए, जोड़ते रहिए सबको, है ना, उदाहरण से। आपको एग्ज़ाम में भी, अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी आप देख रहे हैं तो दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए और आगे देखते हैं। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। देखिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों, जिम्मेदारी क्यों है। आगे, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। चलिए पेज नंबर 38 पे अब देख लेते हैं। नीचे जो है बाकी बचा हुआ पहले का, उसको पढ़ लेते हैं, फिर ये जो बॉक्स में उसको देखते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, प्रतिपुष्टि उसको भी मिलती है, मालूम चलता है कि क्या सुधार करना है और किस तरह से क्या कमी रह गई। ये तरीके होते हैं, मैकेनिज्म है इस तरह से। आगे, इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, गाइड करती है। पहले कंट्रोल, गाइड और उसको सूचित करती है, यानी इन्फॉर्म करती है। आगे, जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है, डायमेंशन है ना। चलिए बॉक्स में जो दी गई बात है उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें लिखा है, संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण, लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 48। देखिए इसमें उदाहरण क्या है, दिनांक 15 दिसंबर 2017 को उत्तर के लिए बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन इसका दिया गया है। 48वां देखते हैं क्या लिखा है। डॉक्टर मनोज राजेरिया, क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, देखिए इनके प्रश्न क्या क्या थे। क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा उन्होंने। डॉक्टर मनोज राजेरिया का था ये। देखिए उत्तर में इन्होंने कैसे दिया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, ये हैं। देखिए इसका जवाब देंगे, मंत्री हैं, कार्यपालिका का हमने बताया ना, अंग रहता है और कोई भी उससे प्रश्न पूछ सकता है। तो इनका मंत्रालय महिला एवं बाल विकास है और ये राज्य मंत्री हैं। देखिए कैसे उत्तर दे रहे हैं, ये क से ग का उत्तर ये कैसे दे रहे हैं। मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016 का विकास किया है, जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है।
इसमें मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है। देखिए, जो अभिसरण है यहाँ पे, इसके लिए कन्वर्जेंस वर्ड इंग्लिश में है, और समन्वय के लिए कोऑर्डिनेशन, यानी एक तरह से मिलजुल कर, है ना, के लिए रक्षा, आगे देखते हैं, के लिए रूपरेखा का प्रावधान है। और यह बच्चों की बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल कमजोरियों, उनकी वल्नरेबिलिटी जो है को दूर करने के लिए सभी हितधारकों, स्टेक होल्डर से सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना 2016, इसके बारे में देखें। बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के 4 प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात पहला उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा शिक्षा एवं विकास, तीसरा संरक्षण, और चौथा भागीदारी में वर्गीकृत करती है। यह विभिन्न रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों तथा हितधारकों को भी चिन्हित करती है। देखिए, ये इसका उत्तर दिया, और कितना लंबा लंबा ये, तभी तो हमें बोरियत भी लगती है ना कभी। आप में से कई लोग बोर भी इनको देखते हो कि करते हैं कि यहाँ से इतनी सारी बातचीत, भाषण देते हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी मसले होते हैं, इसके लिए पेशेंस भी बहुत रखना होता है अपने आप में। हाँ, इतने बड़े उत्तर भी होते हैं, प्रश्न भी होते हैं, एक एक वर्ड पे ध्यान दिया जाता है कि वो ठीक से हो, और एक एक वर्ड पे कितनी बड़ी बहस हो सकती है शब्द की, तो उनको तरीके से बोलना होता है, हर चीज़ पे ध्यान रखना होता है बोलने से पहले, है ना, क्योंकि उनको हर एक वर्ड का जवाब देना, उसके पीछे की तार्किकता, रैशनैलिटी क्या है, क्यों आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, ये वर्ड का इस्तेमाल किया क्यों आपने, तो बहुत सेंसिटिव होता है एक तरह से मामला। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है? अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते? तो देखिए, हमने ऊपर देखा भी, डॉक्टर मनोज राजेरिया ने ये प्रश्न किया है, और वो जानना चाह रहे हैं कि तो मतलब ये कि जितनी भी योजनाएं हैं बच्चों के लिए, प्लानिंग है, जितनी पॉलिसीज़ बनी है, सबको एक जगह पे लाके एक जगह पे लाने का विचार है। मतलब बहुत सारी योजनाएं होती हैं, मान लीजिए बच्चों के लिए शिक्षा भी, उनके लिए हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हाँ, अच्छी शिक्षा ही मिले, कुछ इसी तरह से और चीज़ें भी जोड़ के उन सबको एक जगह पे लाने का ये पूछा है कि सरकार क्या कर रही है इसके लिए, कि एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें लाए ताकि बच्चों के लिए और अच्छे से और जल्दी से उनके लिए और हो सके, है ना। देखिए, तत्संबंधी ब्यौरा, क्या चीज़ आपने किया इसको लेकर सब कुछ बताइए, और क्या नहीं किया है, क्यों नहीं किया है अब तक, मान लीजिए, तो इसके भी कारण बताइए कि आपने इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके लिए बातचीत रही होगी, डिबेट चलते रहती है, तो आपने वो प्रश्न उन्होंने खड़े किए हैं, तो ये इसका जवाब दिए हैं इस तरह से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। देखिए, अब एक प्रश्न यही पूछा गया ना कि आप सांसद होते तो क्या पूछते, तो देखिए, हो सकता है कि आप ये पूछते कि कौन सी क्वालिटी के, हाँ, क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाएगी, कि मान लीजिए जो उनकी न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन में कौन कौन से भोजन होंगे, मान लीजिए, है ना, ये लिखा है ना, स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए, आपने आंगनवाड़ी में सुने होंगे किस तरह से वो किए जाते हैं, चीज़ों का बांटा जाता है उस तरह से, जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके लिए, ताकि उनकी हेल्थ वेल्थ पे नुकसान ना पड़े, और बच्चों का भी लगातार टीका होता है। इस तरह से आपने देखे होंगे, कई बार आंगनवाड़ी के लोग आते हैं, तो उसमें से प्रश्न बन सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर सोचें, प्रश्न आपसे है, तो देखिए, अच्छा रहेगा कि इस पर आप भी कुछ कहें ज़रूर। चलिए, अब 39 पेज पर आते हैं। कानून बनाना, आप पढ़ते हैं, कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। देखिए, हाँ, ये तीसरा महत्वपूर्ण काम है। इसी तरह से 3 बिंदु बन जाएंगे संसद के महत्वपूर्ण काम। हमने देख लिया का गा, आप इसको समझ गए तो आप अपनी भाषा में कैसे भी लिख लेंगे, क्या बार बार रटने की ज़रूरत है आपको, बिल्कुल नहीं, आप किसी को भी समझा सकते हैं, कभी भी समझा सकते हैं। चलिए, कानून बनाना, देखिए, आपके अगल बगल कितने नियम बने होंगे रोड पे, हाँ, और जनता के लिए अलग हुआ, आप बीच रोड पे नहीं चल सकते हैं, हाँ, वो तो रास्ते के लिए अलग, ऐसे ही कई नियम इस तरह से बने होते हैं आपके लिए भी। हाँ, कानून बनने भी ज़रूरी है, तभी तो सही से रहता है, सब मामला चलता है। और देखिए, इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, और जो डिटेल में है उसके बारे में बाद में जानेंगे, वो देख लेते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण काम में क्या है, कानून बनाना। तो जो लोग इंटरेस्टेड है तो देखिए, वो आगे जाके अगर चाहे तो आप और खुद भी देख सकते हैं अपनी ओर से, लेकिन हम आएंगे उस लेसन पे भी आगे। तो इस पे देखते नीचे, और संसद में कौन लोग होते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, अलग अलग बैकग्राउंड उनके होते हैं। उदाहरण के लिए, अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है।
ग्रामीण तबके के जो होते हैं वो लोग। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। यानी कि अपने आप में डाइवर्सिटी अब आ रही है। ये एक अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। चलिए आगे। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। लगातार इसे ओबीसी वर्ग से भी लोग आ रहे हैं। निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत कितना था। देखिए परसेंट आप ये देख सकते हैं कैसे कैसे। पहली में 61.16 था मतदान प्रतिशत। देखिए वो लगातार कभी घटा है, थोड़ा बहुत घटा है, लेकिन देखिए 16वीं और 17वीं में देखिए आप देखेंगे तो 66.4%, और 17वीं में देखेंगे तो आप 67.11% ये हुआ है। तो बढ़ा ही है। देखिए अगर आप तुलना करें तो ओवरऑल को मिला के। चलिए नीचे और देख लेते हैं। देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यानी कि हर एक का रिप्रेजेंटेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, हर एक जाति के वर्ग आ जाए, हर एक जाति के लोग आ जाए प्रतिनिधि बन गए। अभी तक तो व्यवस्था है नहीं कम से कम कि सबके लिए हम व्यवस्था कर दें। और तो ये बात ये बोल रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात भी हो सकती है। आगे देखें। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि अब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते। देखिए नहीं, हर एक समुदाय का अपना एक प्रतिनिधि होना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे वो ज़्यादा मांगों को समझ पाते हैं कि हमारे बीच से आप जिस मान ली ग्रामीण पृष्ठभूमि है, आपके वहाँ का कोई व्यक्ति या कोई लड़की लड़का, कोई महिला पुरुष माफ़ कीजिए, आते हैं वहाँ से और आपके रिप्रेजेंटेटिव बनते, तो वो अच्छे से मामले को उठाएंगे। हाँ, अगर वो शहर के हैं और वहाँ से उठा पाएंगे, लेकिन देखिए जो मामला उनके में होगा, जो वहाँ से जी के आ रहे हैं, हाँ, ये वो एम्पैथाइज ज़्यादा कर पाएंगे मुझे लगता है। ज़्यादा वो संभाव दिखा पाएंगे, समानुभूति दिखा पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC/ST के लिए आरक्षित की गई हैं। हाँ, ये जो दलित समाज है उनके लिए भी कि उनके लोग आने चाहिए। देखिए जो बैकवर्ड है और जिनकी पृष्ठभूमि पर ठीक नहीं है उनके लिए आने चाहिए ना लोग, वैसे भी। चलिए देखते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और देखिए 40 पेज नंबर पे आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकते हैं। तो ये जो मैंने पहले बात की, उनके अपने प्रतिनिधि हों, तो इसलिए व्यवस्था की गई और ख़ास ध्यान रखा है SC और ST वर्ग के लोगों का। तो ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे, तो आप इसको ज़रूर शामिल करें अपनी बात को कहने में। कहीं कह रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं उत्तर में, तो ये बहुत चीज़ों को ध्यान में रख कर किया जाता है। देखिए इस तालिका को प्रश्न से बताकर ये पूछा गया प्रश्न पेज नंबर 39 पे देखिए राइट साइड पर एक प्रश्न है दाएं पर। इस तालिका को देखने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि पिछले 65 सालों में चुनाव में जनता की सहभागिता कम हुई है या बढ़ी है, या शुरुआती वृद्धि के बाद प्रायः स्थिर रही है? तो देखिए यहाँ बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि शुरुआती वृद्धि के बाद प्रायः स्थिर रही है। स्थिति आप देखेंगे ज़्यादातर आसपास रही है। 55, 57, 58 ही क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो शुरू में तो वृद्धि है दिखा रहे, उसके बाद से आसपास का मामला आ रहा है। देखिए फिर हाँ, ये 55, 57, 58 दिख ही रहा है आपको। 66 के बाद 67 हो रहा है। तो कितना ज़्यादा अंतर है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है शुरुआत के बाद से, ये स्थिर मामला है। चलिए पेज नंबर 40 पे जो बचा उसको पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। तो ये भी एक बात है कि आरक्षण की बात की गई थी, मेरे को पता है एक बार किया गया था, उसमें एक सदन में पास हुआ था, शायद लोकसभा में पास हुआ था और राज्यसभा में नहीं हो सका था। ऐसी कोशिशें हुई हैं, फिर कोशिश की गई है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। देखिए ये है, आज भी उनकी संख्या 11% से ज़रा सा ऊपर ही पहुंच पाई है। आधा करीब तबका महिलाओं का है हमारे देश में भी,
तो देखिए रिप्रेजेंटेशन उनका कितना है, प्रतिनिधित्व। जिससे मेरे लिए जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, जो कोई भी छात्रा होगी 8वीं क्लास की, वो कैसे स्टूडेंट फील कर रही होगी, तो उसको देखे भाई और इसको समझे कि कितना संवेदनशील ये मामला है। और लड़के भी जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए कि आप ही सोचेंगे आखिर भविष्य में बनने वाले कुछ ना कुछ आप भी, आप सकता आप में से कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री बने आगे चल के, तो इस तरह से उस मुद्दे को देख कर उस पर सेंसिटिव हो सकते हैं और अच्छे फैसले ले सकते हैं। कि विचार करेंगे तभी तो, वरना हमारे देश में कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह के वायलेंस महिलाओं के ऊपर देखे जाते हैं। हाथापाई की खबरें आपको अक्सर सुनने को मिल सकती हैं। तो देखिए अभी हम सेंसिटिव नहीं होंगे और आप नहीं होंगे, देखिए आगे भविष्य में फिर सब कहीं ना कहीं कोई इंगेज होगा, किसी तरह से बंधनों में बंधेंगे तो कैसे होगा फिर, ठीक है। फिर हमें ये इसलिए संवेदनशील होना ज़रूरी भी है, ये भी एक हिस्सा है इस पर सोचने का। चलिए आगे। जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी औरतों की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब कि सोचने में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मामला ख़राब है और महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है। तो आपको इसके लिए ज़्यादा वो जरूरत नहीं है, यहाँ क्लियर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे, देखिए अनसुलझे को यहाँ पे देखते हैं, इसको अनरिजॉल्व बोल सकते हैं इंग्लिश में, अनरिजॉल्व्ड। उसका मतलब क्या है, देखिए नीचे पेज पर 40 पे दिया हुआ है अनसुलझे। इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहाँ समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। क्यों ईजी नहीं है इसका आंसर निकाला, और मतलब कि हमारे पास कोई इसका आंसर नहीं है, कहने का मतलब ये है। चलिए और आगे देखते हैं। अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है, ऐसी मुश्किल सवाल है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं। ये प्रश्न वाकई में उठेंगे कि क्या हमारे वर्ग ने, ये अब हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई सब वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है, क्या सब वर्ग का प्रतिनिधित्व है हमारे संसद में। क्योंकि महिलाओं को तो हमने देख लिया, आधा होना चाहिए, लेकिन है अभी 11%, कुछ बढ़ा हालांकि, लेकिन वो हम इनफ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक ठीक ठाक मामला भी नहीं है यहाँ पर। अभी सुनने में है कि कांग्रेस पार्टी जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, यूपी के जो विधानसभा चुनाव होंगे इस साल, उसके लिए 40% सीटों पर महिलाओं को ये लोग उम्मीदवार बना रहे हैं। ये भी एक अच्छी खबर है। एक पार्टी अगर इस तरह की कोशिश करती है तो ये एक नई पॉलिटिक्स की ओर इशारा है और इसे अच्छी राजनीति कहा जाएगा, एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। ऐसे एफर्ट्स और पार्टीज़ को भी लेना चाहिए, इससे एक अच्छी व्यवस्था बन सकेगी। देखिए, और मुझे लगता है बिल्कुल नीति में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। देखिए सबका लेन देना इसी बात से है और बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत देश कितना लोकतांत्रिक हो पाया है, इसी की सच्चाई होगी। ये चित्र देख लेते हैं लेफ्ट साइड पे। उपरोक्त चित्र में कुछ महिला सांसद दिखाई पड़ रही हैं। आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है, चर्चा करें। देखिए आपको कौन से कारण लगते हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो देश है वो पितृसत्तात्मक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है और इस देश को भी आदत नहीं हुई है कि महिलाएं इस देश का शासन चलाएं। जहाँ पैट्रियार्कल सिस्टम होता है वहाँ पर सारे निर्णय पुरुष ही लेते हैं। परिवार का भी देखिए, हर परिवार में इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अंतिम निर्णय और मुख्य निर्णय, बहुत महत्वपूर्ण फैसले पे निर्णय अक्सर पुरुष ही लेते हुए देखते हैं। तो इसकी झलक मिलना संसद में भी लाजमी है और मिलेगा जब तक ये फैमिली के अंदर चीज़ें नहीं सुधरेंगी, मुझे लगता है। तो ये प्रिजुडिस है एक महिलाओं को लेकर जो बने हुए हैं, जो कि गलत है अपने आप में। आपने ये भी सुना होगा कि ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर जहाँ पे तो मान लीजिए महिलाओं को नौकरी के लिए भी अगर इंकरेज किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग डॉक्टर, टीचर, अब वहीं आप लोग दिखेंगे, देखने को मिलेगा। राजनीति जैसी चीज़ों में इनको नहीं लाने दिया जाता है जानबूझकर। कोशिश हुई पंचायती राज में भी, लेकिन पता है कि जो पुरुष जो थे उनके पति लोग, आरक्षण व्यवस्था हुई पता है 1/3, लेकिन फिर भी वो सारे निर्णय कौन लेते हैं, उनके पति लेते हैं। कोशिश भी हुई ऐसी।
तो देखिए उनको ताकत भी मिले, लेकिन वो धीरे धीरे आ रही है, चीज़ें बदल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, आरक्षण व्यवस्था की भी जानी चाहिए कि इनके लिए इनका भी एक अच्छा ठीक ठाक परसेंट होता है कि जो लोग थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग आ पाएँ, या जो लोग नहीं रखते हैं वो भी इस और सोचे भी, उनके लिए भी तो है ये फील्ड, इसकी पुरुषों का इसका सिर्फ वो रहेगा। तो देखिए कि ये बात भी है। और उनको तो देखिए जिस तरह से पालन पोषण होता है और महिलाओं का भारत के अंदर, तो वो इस तरह से ज़्यादातर फैमिलीज़ में इस तरह से पालन पोषण होता है कि उनको आगे जाके अपनी फैमिली बसानी है, उनके बच्चे पालने हैं, इस तरह से फैमिली जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो उसकी और सोच भी नहीं पाती हैं। तो एक बड़े स्तर पे ये सोचना होगा, और आप भी सोचें कि क्या हो सकता है अपने आसपास देख के, कि और कौन से कारण लगते हैं आपको। तो इस पर एक अच्छा आंसर आप भी अपनी ओर से सोचें और ज़रूर डिस्कस करें अपने आपस में, दोस्तों के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि इशू अपने आप में एक ये है बहुत ही और इम्पोर्टेंट इशू है ये। तो चलिए इस तरह से ये पाठ का तो हमने अंत किया, लेकिन आप सोचना बंद बिल्कुल ना करें, ये समझ का इस्तेमाल करना भी। अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। देखिए उससे पहले जो शब्द संकलन दिया हुआ है नीचे, उसको भी आप ज़रूर देख लें। ये मीनिंग शब्दों के दिए होते हैं, महत्वपूर्ण शब्दों के। मैं चाहूँगा कि कहीं से इसका इंग्लिश वर्ड भी, हालांकि मुझे याद है जहाँ तक मैंने बोले हैं उसको भी याद रखिए, आपके लिए ठीक रहेगा टर्मिनोलॉजी आगे चल के। शब्द भी, उसका शब्द भंडार आपका तो अलग बढ़ेगा ही, आपको और स्थिति समझ में आएगी। कई बार इंग्लिश वर्ड में भी इस्तेमाल होते हैं ना ये वर्ड, तो हिंदी में ज़्यादातर ऐसे नहीं होंगे, तो आपको मुश्किल ना हो बस इसलिए। और इसके अलावा आप अगर जो लोग आप बड़ी पढ़ाई करेंगे, आगे जाएंगे, तो बताइए इंग्लिश में भी तो आपके दोस्त लोग होंगे कि सिर्फ हिंदी मीडियम के ही होंगे, तो आप उसकी तैयारी अभी से क्यों नहीं करते हैं? ये तैयारी है एक तरह की आपकी, आगे चल के जो महत्वपूर्ण शब्दावली है क्या करें उसको आप एक डायरी से बना लें, कोई रजिस्टर लाएँ, उसके ऊपर एक तरफ हिंदी में और दूसरी तरफ उसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज ज़रूर लिखें, और इस तरह से आप बना सकते हैं अपनी एक डायरी या कॉपी, और आपको इसलिए सहायता मिलेगी। और हायर एजुकेशन में ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा, और चीज़ें बहुत काम की आई, और उससे बहुत फ़ायदे मिले आगे तक के लिए। और आपको इंग्लिश बोलने में परेशानी नहीं है, आप सभी से करेंगे तो देखिए आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो सोचिए आप 8वीं 9वीं या 10वीं 11वीं 12वीं 5 साल आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, तो आगे जो जितने मटेरियल है आपको बता दें कि इंग्लिश में है, आपको ज़्यादातर आगे चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप सोच रहे हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं इसमें, तो तैयारी अभी से करें। आपके आसपास हो तो उनको इनकरेज करें इस तरह से, इंग्लिश को छोड़े नहीं, एक भाषा है और उससे झगड़ना बंद करें, क्योंकि देखिए इस भाषा का इंटरनेशनल लैंग्वेज, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी और आपके नए द्वार खोलेगी भाई, आपके अच्छे फ्रेंड ही बनेंगे नए कल्चर से। तो नॉलेज ब्रॉड है अपने आप में। और देखिए मुश्किल ये होती है कि सारी चीज़ें हिंदी में अवेलेबल हो, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से भाषा को भी इंकरेज आप भी करिए और सीखते रहिए। चलिए पेज नंबर 41 अभ्यास पर। अब तो देखिए अभ्यास एंड एक्सरसाइज पर हम देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो देखिए एक प्रश्न है कि ऐसा समर्थन क्यों किया राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन, आप ऐसा कैसे सोच, आपको क्यों लगता है? तो ये कहने का प्रश्न, कहने का ये मतलब है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, कि आपको क्या वजह लगती है कि क्यों सोचा होगा इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन ने कि वयस्क को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो देखिए आपको एक चीज़ ये पता ही है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, पृष्ठभूमि के लोगों ने राष्ट्रीय हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था, नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें अपना योगदान दिया था। देखिए वो लोग सब अपने अलग बैकग्राउंड से थे और अलग अलग, जैसे आज़ादी, समानता और निर्णय निर्माण में मतलब सबकी भागीदारी, इस तरह के विचारों में उनका विश्वास था। देखिए और उन्होंने बिल्कुल मांगे भी रखी थी, आपको भी पता है आज़ादी के आंदोलन में। पता है कांग्रेस का अपना रहा शुरुआत में कैसे उन्होंने अपने आप को बिठाया और जाते जाते एंड में देश की आज़ादी तक वो रहे, और आखिरी में देश आज़ाद हुआ और फिर उनके ही लोग आए, सत्ता में आई कांग्रेस, तो उनका भी रहा योगदान। और देखिए उनके अपने जो सपने थे, उन्हीं सपनों ने, उनकी आकांक्षाओं ने, और जो अपने स्वतंत्र भारत में, और इस तरह के जो हमारा ये सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, सार्वजनिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम मताधिकार भी कहते हैं, राइट टू वोट, उसको लाने में मदद की एक तरह से, और उसको प्रोत्साहित भी किया एक तरह से। देखिए सबको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी थी, फ्री रहें सब लोग, स्वतंत्र रहे अपने आप में, सबकी गरिमा, डिग्निटी का ध्यान रखा जाए, रेस्पेक्टफुली सबसे पेश हैं। और जो होते हैं अब एडल्ट लोगों को पता है सेंसिटिव होते हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि एक उम्र के बाद, प्रौढ़ावस्था में जैसे हम बोलते हैं एडल्टहुड, 18 के बाद में वो लोग हो जाते हैं, उनकी जो
क्षमता है वो ठीक ठाक हो जाती है कि वो समझ सके। तो ये उम्मीद करेंगे कि वो लोग सब लोग, क्योंकि देश तो अपना होगा ना, तो सब लोग पार्टिसिपेट करें और सब लोग वो जो लोग वयस्क होंगे सबको मताधिकार ये दिया जाए ताकि वो लोग अच्छे लीडर चुन सकें। देखिए ये महत्वपूर्ण अपने आप में, ये अच्छा नेतृत्व करने वाले लोग आएँ जो कि जनता की सारी अच्छी मांगों को और सही गलत का सही फैसला ले सकें। और ये मतलब मुझे लगता है। और आप भी अपनी दूरदृष्टि जलाइए, आप भी सोचिए क्या हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है ये है और ये ठीक ठाक भी है कि ये बातें थी ही। और चाहे तो अपनी बातें भी जोड़ सकते हैं अगर कुछ आपको लगता है कि और बातें होंगी तो इतिहास में शायद आपने पढ़ा उससे भी आपको सीख मिली हो, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप जोड़ने के लिए इसमें। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है, देख लीजिए आपको राइट साइड में इसका दिया हुआ नक्शा। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का नाम क्या है? देखिए आपका जो भी एरिया, जो लोग सुन रहे हैं, जो दिल्ली के, चाहे यूपी के, बिहार, कहीं के भी हैं आप लोग, उत्तराखंड, चाहे आप अपने एरिया के, देखिए आप अपने क्षेत्र पहचानिए और अपना नाम लिखिए। उनके जो सांसद है आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का नाम क्या है? आपके राज्य से संसद में कितने सदस्य जाते हैं, देखिए ये भी है। जो लोग दिल्ली मान लीजिए 7 हैं, हाँ, जो लोग अपने अपने राज्य के होंगे आप देखिए। इससे आपकी और आपके पास इंटरनेट है ही, आप सर्च करिए, बस इसके बारे में जानकारी जुटाइए और ज़रूर लिखिए, मैं कहता हूँ। और अभी से ये आदत बनाएंगे तो आपकी अच्छी समझ डेवलप होगी। तो आपके यहाँ से कितने सांसद जाते हैं आप देख लें, या जिसको और पसंद है कि सब राज्यों को जानना है वो भी आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान नुकसान कोई करेगा आपको। चलिए आगे। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है? तो देखिए आपको मैं बात की थी ना आगे इस लेसन में भी था कि आरक्षित सीटें की गई हैं। तो एससी है ना, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए की गई 84 सीटें और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47 सीटें हैं ना, एससी के लिए। तो ये सिंबल है इनके, आप ये रंग देख सकते हैं। और सामान्य के लिए 412 हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद, केंद्र सरकार है, ब्रैकेट में जो कोष्टक में, तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायिकाओं और राज्य सरकारों का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका भरें। देख कोई ना कोई है इस देश में है तो आपके कोई ना कोई राज्य है ही, और केंद्र में तो सब आएंगे ही। तो बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज हो सकता है। आप देखें इसमें क्या क्या है। कौन सा से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, तो आप अपना एरिया देखें, कौन सी पार्टी का जानकारी जुटाए अपने आसपास। बिल्कुल जैसे मेरे यहाँ सांसद गाज़ियाबाद में, तो हमारे सांसद है बीजेपी से, तो आप ये मेरे एरिया का हो गया। इस तरह से आपके भी देखेंगे कि केंद्र में वो हैं, राज्य में भी, तो आप अपने एरिया का देख सकते हैं। यहाँ पे राज्य जो जिस स्टेट में है वहाँ पे कौन सी दल अभी सत्ता में है। जैसे यूपी में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी है। मेरे यहाँ पे जो बात करूँ, मेरा राज्य तो हो गया उत्तर प्रदेश ना, फिर अगर मैं गाज़ियाबाद में हूँ तो इसी तरह से आप अपने जुटाएँ। जैसे कि दूसरा, आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, देखिए उनका नाम क्या है। मेरे यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि सांसद में देखेंगे, एमपी में तो है मेरे वीके सिंह हैं। इस तरह से आपके यहाँ भी कुछ होंगे, राज्य के भी होंगे विधायक। देखिए एमएलए कौन है आपके। देखिए तीसरा, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर डालें। राज्य में कौन है और केंद्र में कौन है। पिछले चुनाव कब हुए थे, देखिए 2000, ये तो आपको पता है। केंद्र का तो हमें याद है 2019 में हुआ था, और राज्य का देखिए अपने अपने राज्य में कब हुए थे आप वो देखें। अगले चुनाव कब होंगे, जैसे यूपी का मेरा 2022 में है, तो आपके यहाँ देखिए कब होंगे, और केंद्र में कब हुआ था, अब कब होंगे, है ना, वो सन कौन सा है। आपके राज्य में कितनी महिला प्रतिनिधि है, ये जानकारी जुटाइए और इसको लिखिए, समझिए। देखिए कितनी अच्छी एक्सरसाइज होगी। और मात्र दिखाने के लिए नहीं, किसी को उत्तर कोई दिखाना है, आप ही समझेंगे, आपकी एरिया की जानकारी होगी, आप संवेदनशील बनेंगे। तो देखिए इस तरह से इस पाठ की पूरी समाप्ति होती है। एंड की ओर हम जा रहे हैं। अब अच्छे से रहें आप लोग, टाइम का अच्छा उपयोग करें, शेड्यूल बनाएं, खाए पिएँ अच्छे से बातचीत करें, समझे, खेले भी उस समय में, लेकिन घर पे ज़्यादा रहें क्योंकि दिक्कत है, ओमिक्रॉन की भी दिक्कतें आ गई हैं। तो आप लोग मिलना जुलना कम करें और घर पे रहें, और आसपास अपने बिल्कुल दूरी बनाए रखें और रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, अब चलते हैं हम। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।